हाय गाइस, कैसा गया पेपर? शानदार गया पेपर, मजा आ गया। ऐसा मेरे पास एसएमएस के ढेर लगे हुए हैं। तो आइए जरा देखें कि क्या हुआ। ये तो बुक का ही क्वेश्चन था। रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन फ्रॉम ट्रेड इज अनलॉफुल, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन का क्वेश्चन था। 4 मार्क्स, बहुत सिंपल थे। मैं बहुत जल्दी जल्दी रिव्यू करूंगा क्योंकि क्या है, अगले क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का टाइम है। लो जी, ए लिमिटेड ने अलॉटेड कर दी इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स ऑफ लिमिटेड ऑफ वर्थ 15 करोड़ एंड इशूड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वर्थ 40 करोड़। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को तो अपन कभी लेते ही नहीं, एसोसिएट हो या सब्सिडरी हो, कन्वर्टिबल को ही लेते हैं। आफ्टर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ की है और आपने इक्विटी शेयर ले रखे जिनके वोटिंग राइट 15 करोड़ के हैं और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर 120 करोड़ के हैं। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। एसोसिएट कंपनी बताना है और बताना है कि क्या ये एसोसिएट कंपनी है। तो सर 20% और मोर पर एसोसिएट कंपनी होती है, ये हम सबको मालूम है। 4 नंबर लड्डू की तरह कंपनीज एक्ट में बांट के चला गया। 4 एक्सेप्शन लिखना थे केवीएट एम्प्टर के, ढेर सारे एक्सेप्शन थे केवीएट एम्प्टर के। केवीएट एम्प्टर के एक्सेप्शन तो अपनी इंप्लाइड कंडीशन ही होती है, उनमें से कोई 4 लिखनी थी, बात ही खत्म होगी। डिफाइन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, सीधी टेबल आ गई 7 नंबर की। स्टेट द सर्कमस्टांसेस जिसमें एलएलपी वाउंड अप होती है। लो भैया, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो अपन ने एलएलपी में किया था और इंपॉर्टेंट भी लगवाया था मैंने कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आ जा सकता है। लो जी, आ गया। What do you mean by partnership at will? इससे घटिया कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, बताओ। कमेंट ऑन द राइट टू एक्सपेल पार्टनर, एब्सोल्यूट गुड फेथ। 3 कंडीशन कल पूछी थी। कल ही अपन जब डाउट सेशन सॉल्व कर रहे थे तब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एक्सपेल करना है तो उसके अंदर 3 कंडीशंस जो होती हैं, तो भाई राइट टू एक्सपेल पार्टनर मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। भले ही पार्टनरशिप में लिखा हो, भले ही आपने बहुमत से उसको निकाल दिया हो, लेकिन अगर एब्सोल्यूट गुड फेथ में नहीं हुआ तो इर्रेगुलर एक्सपेल्शन कहलाता है। कल किसी ने मुझसे डाउट सेशन में भी पूछा था कि सर इर्रेगुलर एक्सपेल्शन क्या होता है, वो आ गया। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नॉन रजिस्ट्रेशन, इससे लड्डू कोई क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और राइट विच वुड बी अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, इससे घटिया कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई साहब, भयंकर लड्डू क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एस ने आर को कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें एक्स ने डिलीवर किया पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन टू आर एंड टू रिसीव द पेमेंट ऑन डिलीवरी। डिलीवरी डेट आर डिड नॉट पे the agreed price. Decide whether S is bound to fulfill the promise at the time of delivery. सर अगर आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दूसरी पार्टी एग्जम्प्ट हो जाती है। पढ़ाया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज में that I am not there to fulfill the promise, बस वही लिखना था। मिस्टर वाई गिवन लोन मिस्टर जी 30 लाख का, मिस्टर जी डिफॉल्टेड इन लोन, ड्यू डेट डेट बिकम टाइम बार्ड। आफ्टर हो एक्सेप्शन आ गया कंसीडरेशन के अंदर, टाइम बार्ड डेट्स को पे करने के लिए। क्या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? जी बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा था, रविजीत सर के अपन ने 4 फेसेस बना के पढ़ा था। ए एंड बी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ यूनिक आइटम जिसका अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अब वो सप्लाई करने से मना कर रहा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे सर, वी विल गो फॉर द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोई 6 सर्कमस्टांसेस बताओ जिसमें नॉन ऑनर, लो जी नॉन ऑनर के तो 10 देखे थे। लिक्विडेटर देखा था, रिसीवर देखा था, अनपेड सेलर देखा था, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर देखा था, इसके बाद असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा था, सक्सेशन के अंदर हमने देखा था। कितनी जगह देखा था यार, उसने तो 6 ही पूछे, हमने तो 10 देखे थे। ए मर्केंटाइल एजेंट देखा था, वो तो मैं भूल ही गया। PQRS आर द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, कंफ्लिक्ट हो गया P और Q के बीच में, उन्होंने कहा पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हैं और उन्होंने कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप चालू कर दी। और मैसेज PQ एंड कंपनी मीनवाइल RS जो है वो कंटिन्यू रहे प्रॉपर्टी इन द सेम नेम ऑफ PQRS एंड कंपनी विच P and Q शेयर। बताओ कि क्या PQR कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हैं? अगर उनकी रिटायरमेंट डीड में या उनके जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो वो बाकायदा कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन
कॉम्पिटिटिव बिजनेस करते समय उन्हें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्म की गुडविल यूज, फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, अपने आप को पार्टनर नहीं बताएंगे और ग्राहकों को नहीं तोड़ेंगे। एंड राइट्स ऑफ P&Q रिगार्डिंग देयर शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ PQRS एंड कंपनी। PQRS एंड कंपनी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। जाते समय जब वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के समय जितनी उनकी नेट असेट्स में शेयर बनता है वो उन्हें बाकायदा मिलेगा। दैट इज द राइट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। दोनों बातें राइट टू रिटायर, राइट ऑन रिटायरमेंट पे थी। R owns two-wheeler which is handed over to her friend Mrs. K on sale on return basis. K ने ना तो रिटर्न किया व्हीकल, ना ही पेमेंट किया। S ने और उसने she instead pledged the vehicle. जब भी कोई गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर देगा जैसा कि वो ऑनर है, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में अगर आप गुड्स के साथ ऐसा बर्ताव करते हो जैसे कि आप ऑनर हो, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स उसी समय ट्रांसफर मान ली जाती है। ये तो सेल बाय नॉन ऑनर का ही एक एग्जांपल है। Now Mr. A obtain. Now Mr. R now wants to claim the two-wheeler from Mr. A. Will she succeed? No. वैलिड प्लेज है, एब्सोल्यूट गुड फेथ में प्लेज की हुई है, इसे नहीं दिया जा सकता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल बाय नॉन ऑनर के अंदर हमने पढ़ा था। एग्जामिन विद रेफरेंस टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट what recourse is available to Mr. R, and would your answer be different if had been expressly provided that vehicle would remain the property of R until the price has been paid? अगर ये लिखा हुआ था तो राइट टू रिजर्वेशन और रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल अगर आपने डाल दिया है, जो अपन ने अभी रिवीजन में भी पढ़ा था, तो वैलिड रहेगा। अदरवाइज क्या रिकोर्स अवेलेबल है आर को? तो आर जो है, आर को ये रिकोर्स अवेलेबल है कि वो पेमेंट देके गाड़ी छुड़वा सकते हैं, और वो पेमेंट की मांग किससे कर सकते हैं? दूसरे से। What are the significant points of Section 8 company which are not applicable to other companies? तो वो जो एक्सेप्शन दिए थे सेक्शन 8 कंपनी के, कल ही तो पूछा था, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी, ऑडिट कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उनको रिलैक्सेशन मिलेंगे सेक्शन 8 कंपनी को। जो ब्रीफ में अपने को 3-4 पॉइंट दिए मॉड्यूल में, वही के वही आ गए। वेगरिंग एग्रीमेंट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेगरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है? जब मैंने डिफरेंस पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ये एक वेगरिंग एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम टू सेम है, और हमने पढ़े भी थे टेबल पे। एक्सप्लेन द डिटेल सर्कमस्टेंस विच टू लायबिलिटी ऑफ द फर्म मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स किया है तो भैया फिर फर्म जिम्मेदार रहेगी किसके लिए? पार्टनर कैसे? गलत एक्ट के लिए। माइक लिमिटेड कंपनी इंडिया हैविंग लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर। एक्सप्लेन द डिटेल मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो हाँ भैया, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पर ये तो बिजनेस सिंगापुर में कर रही है। एंड एनालाइज वेदर मिस्टर माइक लिमिटेड वुड कॉल एज अ फॉरेन कंपनी एज एस्टेब्लिश्ड लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर। भैया जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो ये फॉरेन कंपनी है ही नहीं, आउटसाइड इंडिया होती तो क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी। तो माइक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और फॉरेन में लाइसेंस ऑफिस रख रही है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं? फॉरेन कंपनी मींस कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आइदर इट बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, आइदर इलेक्ट्रॉनिकली, और पूरा चार्ट बना हुआ है यार, किसी बात कर रहे हो। तो ये था लॉ का पेपर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो यूनिक हो, पढ़ाई ना हो, किया ही ना हो। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो, ये क्वेश्चन ही आ गया जो अपने बुक के अंदर दिया हुआ है। सेट इंडस्ट्री लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन रमन अनदर इंडस्ट्री टू सपोर्ट, सारे अभी मैं ढूंढने जाऊं तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो बेटर है अपन अब ज्यादा दिमाग न लगाएं, अगले पेपर की तैयारी करें। ये पेपर आपका बहुत बढ़िया गया, मजा आ गया। इंग्लिश के पेपर के लिए प्रतीक सर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, प्रतीक सर थोड़े दिन बाद आपको रिव्यू इंग्लिश का डाल देंगे। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर। बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाकर, आपको भी बहुत मजा आया होगा पेपर देके। थैंक यू।